स्टूडेंट्स, मैं निकेत अवस्थी एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का अपने चैनल अवस्थी क्लास में। ये सेशन हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के लिए है और ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 का तीसरा सेशन है। प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि आज हम देखेंगे। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो दोनों प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ठीक वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। तो डेफिनेटली अगर आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पहले देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं और सिर्फ इतना ही है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। इसके बाद हम और भी चीजें देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड चीजें देखेंगे। फिलहाल डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। याद करिए, सेम हेडिंग जो है, सेम पॉइंट जो था वो हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का भी पहला पॉइंट था। तो लिखा हुआ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो एम होता है, वो मैनेजमेंट में जो मेन वो फोकस करते हैं, वो किसी ना किसी टारगेट को अचीव करने की बात करते हैं। कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। ये सारा काम मैनेजमेंट को, मतलब जो भी उन चीजों को मैनेज करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको मिलकर करना है। मैंने उसको पॉइंट के नीचे, हेडिंग के नीचे एक पॉइंट लिख रखा है, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स इंडिविजुअल गोल्स टू कॉमन गोल। मैनेजमेंट का काम यही है। मैनेजमेंट में जो भी लोगों के इंडिविजुअल गोल थे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एम्प्लॉयज जो है, जो कंपनी के वर्कर्स हैं, वो बाहर से आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग फैक्ट्री प्रेमिसेस में इंटर करते हैं तो अल्टीमेटली ऐसा माना गया है कि उन्हें सब कुछ अपने पर्सनल लाइफ से चीजों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के बारे में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें टारगेट दिया, जो टास्क दिया, उसे कंप्लीट करने के बारे में सोचना है और हम अपने ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे ग्रुप गोल लिखा हुआ है। ग्रुप का क्या मतलब होता है, ग्रुप में हम किन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो फिलहाल पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ इतना ही है कि मैनेजमेंट अपने ग्रुप गोल को अचीव करने में फोकस करता है। सारे ही वर्कर्स, सारे ही एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंग टू स्टेटस, जो स्टेटस उन्हें प्रोवाइड किया गया है, जो काम उन्हें दिया गया है, उस काम को ही टाइम पर पूरा कर देना है, विद इफेक्टिव, विद एफिशिएंसी पूरा कर देना है और हम इजिली अपने बिजनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंस है कि हम क्यों मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि हम अपने बिजनेस के गोल को अचीव करना चाहते हैं। अगर आप पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है, मैं आपको रिकॉल कराता हूं। इफिशियंसी मींस नो वेस्टेज और लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी से हम कहते थे। हम जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमें देखना है कि हम कितने अपने रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम से कम कर सके, या हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां पर हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना के बराबर हो, मतलब नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। तो हम कहते हैं कि हमने अपने बिजनेस में एफिशिएंसी को अचीव कर लिया है। मैनेजमेंट हमें इसी बात के बारे में ज्यादा अच्छे से बताता है कि हम जो भी गुड्स बना रहे हैं, उस गुड्स को बनाने में हम अपने वेस्टेज का रिसोर्सेज कम से कम करेंगे, हम अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम करने की बात करेंगे। हम अपने बिजनेस में जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं, उतना ही ज्यादा हम उस पर्टिकुलर बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट के नीचे लिख रखा है, मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी विद द मिनिमम कॉस्ट। तो सारे ही मैनेजर्स को ये फोकस करना है, सारे ही मैनेजर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें लगने वाले रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज का जो वेस्टेज कम होने के साथ में उस रिसोर्सेज के कम यूज से हम उन चीजों को बना सके ताकि हम अपने गुड्स का कॉस्ट कम करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। पॉइंट नंबर 3 है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब मैंने आपको बताया है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस टेक प्लेस,
मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो 2 टाइप का इन्वायरमेंट होता है। एक इन्वायरमेंट वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का होता है जिसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट्स में एम्प्लॉइज, वर्कर्स, जो भी सीईओ, जो भी ऑफिसर्स है वो सारे यहाँ पर हम उन्हें इंक्लूड करते हैं। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सप्लायर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मींस इन्वायरमेंट के इंटरनल, बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट में या बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले छोटे से लेके बड़े से बड़े चेंजेस का इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर जरूर पड़ता है और ऐसे चेंजेस को हमें रैपिडली टेक प्लेस करना है जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। इसका मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस का ग्रेट इन्फ्लुएंस हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। अगर ऐसे चेंजेस को हम अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस बिना चेंजेस के लॉन्गर टाइम तक बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे, हम बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें बिजनेस से एलिमिनेट होना पड़ सकता है। इट मींस कि जो भी चेंजेस हैं उसे हमें इमीडिएट उसे एडॉप्ट करना है बिजनेस के नेचर को देखते हुए। मैंने इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं। मैंने लिखा है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू एडॉप्ट चेंजेस विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम। इट मींस कि कई बार मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो चेंजेस को फ्रीक्वेंटली एक्सेप्ट करने में, फ्रीली एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया है, अगर हम वर्कर से कहते हैं, अपने फैक्ट्री वर्कर से कहते हैं कि अब आपको सारा काम मैनुअल वे में नहीं करना है बल्कि सारा काम कंप्यूटराइज सिस्टम में करना है, तो वर्कर्स के अंदर एक हेजिटेशन आता है। वर्कर्स उस काम को करने में थोड़ा सा वहां पर एबनॉर्मलिटी दिखाते हैं कि नहीं यार हम कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, अब कंप्यूटर सीख के क्या है, हमारी तो एज होने वाली है, हम तो रिटायरमेंट के एज में पहुंचने वाले हैं। अगर हम वर्कर्स को कंप्यूटर यूज करने के बेनिफिट बता दें जिससे वर्कर्स की पर्सनल ग्रोथ होती है, और अगर हम साथ में उन्हें यह बता दें कि आपके चेंजेस जो आप बिजनेस में हमारे कंप्यूटर जो हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप इस कंप्यूटर को सीखते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सनल लाइफ में भी इसके ग्रेट इन्फ्लुएंस होंगे। डेफिनेटली अगर हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं तो हम आसानी से होने वाले एनवायरनमेंट के चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं बिजनेस में। मैंने कहा था बिजनेस में एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। कंप्यूटर ने पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्स लॉस चेंज कर दिए, गवर्नमेंट ने कोई दूसरे लॉस लगा दिए हैं, सोसाइटी के कस्टम और सोसाइटी के प्रेफरेंस और टेस्ट में चेंज हो गया है, कुछ हमारे बिजनेस प्रैक्टिसेस में चेंजेस हो गए हैं। इन सारे चेंजेस को रैपिडली हमें अपने बिजनेस में चेंज करना है क्योंकि हमें बिजनेस लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम तक करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप बिजनेस में होने वाले छोटे से बड़े चेंजेस को आप इजीली एक्सेप्ट करेंगे, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, एम्प्लॉयज को कन्विंस करेंगे, उनसे लगातार बात करेंगे, उससे जो चेंजेस हैं उससे होने वाले बेनिफिट के बारे में आप उनको बताएंगे, तो वर्कर्स भी डेफिनेटली चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपसे कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम जो पहला गोल अचीव करते हैं वो हम अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, हम जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं वो होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। और डेफिनेटली पॉइंट नंबर 3 पे हम लोगों ने रखा था इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमें हर पर्सन टू पर्सन, पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है ग्रुप गोल को अचीव करने की बात करनी है, लेकिन जैसे ही हम पॉइंट नंबर 4 में आते हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हैं उन्हें अचीव करने की बात करनी है, क्योंकि हर वर्कर का जो हमारे बिजनेस में है, वर्कर टू वर्कर, हर एक वर्कर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए ग्रुप इंपॉर्टेंट था। तो हमें हर वर्कर के पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी सोचना है। आइए देखते हैं क्या पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं हमने इसमें। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल इंडिविजुअल गोल इज आल्सो अचीव्ड। मैंने आपसे कहा ग्रुप गोल के साथ में इंडिविजुअल गोल को भी अचीव करना है। हर वर्कर्स की लगातार ट्रेनिंग, हर वर्कर्स का लगातार एजुकेटेड करना, उसको वर्कर्स को डेवलपमेंट के फंक्शन में ले जाना, वर्कर्स के पर्सनालिटी में, वर्कर्स के जो वर्क स्टेटस है उसमें चेंजेस करते रहना ही हमारे लिए कहलाता है कि हमें इंडिविजुअल गोल को भी अचीव करना है। वर्कर्स पिछले कई ईयर से हमारे बिजनेस में काम कर रहा था, जो डेजिग्नेशन, जो पोस्ट हमने पिछले 10 सालों से, अगर कोई वर्कर 10 साल से काम कर रहा है तो जो डेजिग्नेशन पिछले 10 सालों से वर्कर की जो पोस्ट है वही पोस्ट 10 साल बाद ना रहे। हमें उसकी पर्सनल ग्रोथ करनी है, उसका प्रमोशन करना है, उसके स्टेटस को बढ़ाना है, उसके वर्किंग क्राइटेरिया को चेंज करना है, तो डेफिनेटली हम वर्कर्स के इंडिविजुअल गोल को भी इजीली अचीव कर सकते हैं। इसी में मैंने एक पॉइंट लिखा है एम्प्लॉइज अर्न्स मोर, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन।
एम्प्लॉइज जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिले। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो चाहता है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लेवल जो है, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाए। ये कैसे होगा? अगर हम अपने वर्कर्स को, जो हम उनकी पर्सनल चेंजेस कर रहे हैं, अगर हम वर्कर्स को एक छोटी सी बात समझा देते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप बिजनेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके ज्यादा कंट्रीब्यूट करने से ज्यादा आपके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होने से आप जो प्रोडक्शन है ज्यादा बढ़ा सकेंगे। जब गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा गुड्स का सेल करेगा, ज्यादा सेल करने से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट होने से डेफिनेटली आपकी भी इनकम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बढ़ा दी जाएगी। तो आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की इनकम बढ़ने से एम्प्लॉइज की इनकम भी बढ़ जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। एक ऐसे ही पॉइंट को ढूंढने को कहते हैं मैनेजमेंट, जहां पे एक ही पॉइंट से हमारे दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक ऐसा क्लू आपको, एक ऐसा बीच का कोई वहां पर पॉइंट ढूंढना है जहां पे एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाई हो जाएं और जो मैनेजमेंट है, जो उसका एम है वो भी पूरा हो जाए। तो हम बात करते हैं कि हमें अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर हैं, जो सीईओ हैं, हर किसी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो पूरे होने चाहिए। और ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 4। जल्दी से आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हम लोगों ने कहा था कि हमें सोसाइटी की भी हेल्प करनी है। सोसाइटी की हेल्प के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा हो, जिसमें आपके जेब से पैसे जा रहे हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। सोसाइटी की हेल्प करने के लिए आपको सोसाइटी को रीजनेबल प्राइस पे, मैंने कहा था, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराना है। मिलावटी गुड्स, जिसे हम एडल्ट्रेटेड गुड्स कहते हैं, उससे बचना है। सोसाइटी में ऐसे गुड्स को बेचने से बचना है, ऐसे गुड्स को सप्लाई करने से बचना है जिससे सोसाइटी के मेंबर्स की हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। हम अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्टिव्स ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो हमें सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। अब सोसाइटी का वेलफेयर कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था वी टेक रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, सो वी मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। हम सोसाइटी के रिसोर्सेज से ही हैं, ये सोसाइटी की वजह से ही है कि हम अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, हायर प्रॉफिट ले रहे हैं, कॉम्पिटिटर से ज्यादा लोग, सोसाइटी हमें यहाँ पर लाइक कर रही है। तो ये सोसाइटी की वजह से है, इसलिए डेफिनेटली हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करना है, एडल्ट्रेटिव गुड्स प्रोवाइड नहीं करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। हमारे बिजनेस में हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को, बहुत सारे वर्कर्स को अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारे कंट्री की एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उससे कई हद तक हम सॉल्व करने में कंट्री का जो में एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी देना है। मैंने कहा था वर्कर्स की जो बेसिक नीड है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, कम से कम हम वर्कर्स को इतनी सैलरी दें कि वर्कर्स की जो उनकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको हम पूरा कर सकें। साथ में सैलरी का इतना एडिक्वेट होना जरूरी है, जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस जो हम कर रहे हैं वही सेम नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है। हमारा कॉम्पिटिटर अगर हमसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करेगा सेम नेचर ऑफ बिजनेस में, डेफिनेटली हमारे वर्कर्स हमारा बिजनेस छोड़ के इसलिए चले जाएंगे कि वर्कर जो है या एम्प्लॉय जो होता है वो प्राइस सेंसिटिव होता है। थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से वर्कर हमारा फैक्ट्री छोड़ के हमारे कॉम्पिटिटर की फैक्ट्री ज्वाइन कर सकता है और हमारे बिजनेस के बहुत सारे सीक्रेट थिंग्स वो वहां पर जाके लीक कर सकता है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए एक हार्मफुल रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। तो हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी वहां पे अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, हमने कहा था जैसे ही हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करते हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम लोगों की सेविंग्स में उनके अंदर हैबिट क्रिएट करते हैं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम अपने कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। हमारे कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, वो एनहांस होता है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। ये सारी चीजें जो है बिल्कुल वैसी ही हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ी थी और उन्हीं चीजों को आज हमने पढ़ लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। इसीलिए मैंने यहाँ पे चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस को आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको और आसानी से समझ आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट्स है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।